अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल फॉर्म 19 इन एससीसीपी। आप एससीसीपी में फॉर्म 19 किस तरह से फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 19 आपका डील करता है जी यूबीओ डिक्लेरेशन, जिसमें आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स जो होते हैं कंपनी की, उनकी डिटेल देते हैं। तो जनाब, यूबीओ की फाइलिंग देखने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन देख लेते हैं जी, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 132A। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम चलेंगे जी कंपनीज रेगुलेशंस पे और देखेंगे कि कौन से फॉर्म्स आपने सबमिट करने हैं। एंड सब्सिक्वेंटली हम एससीसीपी लीव के पोर्टल पे चलेंगे और देखेंगे जनाब कि हमने फॉर्म 19 किस तरह से सबमिट करना है। तो जनाब, सबसे पहले कंपनीज एक्ट का सेक्शन देख लेता हूँ जी। तो जी, जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, इसको सेक्शन डील करता है 123A। ये सेक्शन क्या क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। A company shall maintain information of its ultimate beneficial owners in such form and manner with such period and obtain such declaration from its members as may be specified. कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है बेनिफिशियल ओनर्स का और सारी डिटेल्स एज में बी स्पेसिफाइड। इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंपनीज रेगुलेशंस में डिफाइन की गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे वो एक्सप्लेनेशन बता रहा है जी। For the purpose of this section, the term ultimate beneficial owner means a natural person who ultimately owns or controls a company, whether directly or indirectly, through at least 25% shares or voting rights, or by exercising effective control in that company through such other manners as may be specified. तो जो आपका ultimate beneficial owner है, वो पर्सन होगा जिसकी कंपनी में 25% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, चाहे वो डायरेक्टली ऑन कर रहा हो, ज्वाइंटली ऑन कर रहा हो, या इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा हो कंपनी पे। बस आपने सिंपली याद रखना है कि ऐसा पर्सन जिसकी कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन को पूरा करेगा। एवरी कंपनी शेल in such form and manner as may be specified maintain a register of its ultimate beneficial owners and shall timely record their accurate and updated particulars including any change therein and provide a declaration to this effect to the registrar, and where any government is a member of a company such particulars of the relevant government shall be entered in the register of beneficial owners in the specified manner. तो हर कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब जब उसमें कोई चेंजेस आ रही होंगी वो टाइमली उसने रजिस्ट्रार को बतानी है। इससे सेम ऐसे ही गवर्नमेंट के केस में कि अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है तो उसने गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना है। इसके बाद पेनल्टी है। Any contravention or default in complying with the requirement of this section shall be liable in case of a director or officer of company or any other person to a penalty which may extend to 1 million rupees and the company to a penalty which may extend to 10 million rupees। पर 1 मिलियन है, नीचे 10 मिलियन है। तो अगर आप नहीं करते अपना जो आपका फॉर्म 19 है, तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है जो कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैं और मेंबर्स हैं टू 1 मिलियन, और कंपनी को पेनल्टी पड़ सकती है अप टू 10 मिलियन। तो बेसिकली जो आपका फॉर्म 19 है, या जिसको आप फॉर्म 45 के नाम पे जानते थे पहले, उसकी सबमिशन पे पेनल्टीज बड़ी वाइडली लग रही हैं। 20-20 हज़ार रुपया सारी कंपनीज जिन्होंने फॉर्म 45 नहीं सबमिट किया हुआ था सबको पेनल्टीज लगी हुई हैं। तो ये बात याद रखनी है आपने, चाहे चाहे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे एसएमसी है, तो आपने जो आपका फॉर्म 19 है वो लाजमी फाइल करना है। इवन तो एसएमसी के केस में एनुअल रिटर्न की जरूरत नहीं है फॉर्म ईयर फॉर्म 9 की, लेकिन जो यूबीओ का फॉर्म है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का, ये आपने फॉर्म लाजमी सबमिट करना है। अभी मैं आपको रेगुलेशंस पे चलता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं और ये किस तरह जो आपका फॉर्म 19 है किन प्रोसेस से गुजरता है। तो रेगुलेशन 48 है कंपनीज रेगुलेशंस 2024 का। एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स। A company shall within 3 months of coming into force take responsible measures to identify and obtain the information of its ultimate beneficial owners as per Form 16 by issuing a notice to every member who directly holds at least 25% of the shares or voting rights in the company, or to the representative of every legal person or legal arrangement which holds at least 25% of shares or voting rights in the company। तो जी हर कंपनी ने नोटिस इशू करना है विद इन 3 months ऑफ कमिंग इन टू इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन। और उस मेंबर को जो 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है कंपनी में, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, in reply to the notice issued by the company, every person to whom the notice has been issued under sub-regulation 1 shall submit a declaration to the company as per Form 17 within 14 days of the notice, indicating the name, address, and other particulars as specified therein, as are necessary to properly identify the ultimate beneficial owner। कंपनी फॉर्म 16 मेंबर्स को भेजेगी जो 25% या से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं कंपनी में। उसके रिस्पॉन्स में वो मेंबर्स कंपनी को फॉर्म 17 भेजेंगे।
फॉर्म 17 पे डिटेल्स लिखी होती है, नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, कब से शेयर होल्डिंग आपके पास एंड सो ऑन। मैं आपको दिखा देता हूँ। Provided that any person becoming a new member subsequently shall also within a period of 14 days of his name being entered in the register of members submit the said declaration to the company. अगर कंपनी के शेयर ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे मेंबर्स विद इन 14 डेज कंपनी को ये डेक्लेरेशन सबमिट करेंगे एज पर फॉर्म 17. Where any change occurs in the particulars of ultimate beneficial owners or his ownership of the company, the person referred to in the sub-regulations 2 shall, within a period of 14 days from the date of any change, submit a declaration to the company as per Form 18 stating the nature of change and other particulars as mentioned therein. तो अगर कोई चेंज आ गई है तो फिर भी आपने विद इन 14 डेज जो है इन्फॉर्म करना है। जो आपका मेंबर होगा उसने कंपनी को इन्फॉर्म करना है एज पर फॉर्म 18 जो है उसने डेक्लेरेशन देनी है। तो सबसे पहले कंपनी फॉर्म 16 इशू करेगी, नोटिस इसको कहते हैं। सारे मेंबर्स फॉर्म 17 इशू करेंगे जिनकी शेयर होल्डिंग 25% या इससे एक्सीडिंग है। इसके अलावा अगर कोई नया मेंबर आ जाता है कंपनी में तो विद इन 14 डेज वो प्रोवाइड करेगा फॉर्म 17 कंपनी को। सब्सिक्वेंटली अगर कोई चेंज आ जाती है किसी पर्टिकुलर में तो फॉर्म 18 जाएगा जी, विद इन 14 डेज जो है आपका जो शेयर होल्डर है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, वो कंपनी को फॉर्म 18 प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो सब रेगुलेशन 4 है, रेगुलेशन 48 की, इसमें बताया गया है कि कंपनी ने कौन कौन से मिनिमम कौन से पर्टिकुलर्स मेंटेन करने हैं जी। नेम है, फादर नेम है, CNIC, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, डेट जिस पे आपने कंपनी में शेयर होल्डिंग एक्वायरी की है और डेट जिस दिन पे आप अल्टीमेट ओनर बन गए, जिस दिन आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन गए और आपके पास जो शेयर होल्डिंग है वो 25% या उससे एक्सीड कर गई है। ये इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग के केस में है कि आप डायरेक्टली ऑन नहीं कर रहे, आपकी शेयर होल्डिंग कम है लेकिन आपके किसी और कंपनी में शेयर्स हैं और वो आप लोग ज्वाइंटली जो है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन जाएंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सब रेगुलेशन 5 ऑफ रेगुलेशन 48, every company required to maintain a register of ultimate beneficial owners shall within 15 days from the receipt of declaration received under sub-regulation 2 or 3 and thereafter along with its annual return submit to the registrar concerned a declaration of compliance in pursuance of subsection 2 of section 123 of the act as per form 19. तो इसमें उसने बताया गया है कि जो कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का, कंपनी ने उसकी जो अंडरटेकिंग है वो एज पर फॉर्म 19 SECP को सबमिट करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिसको आप फॉर्म ए कहते हैं या फॉर्म 9 कहते हैं अगर कंबाइन जा रहा है, वैसे फॉर्म ए जाता है जनरली अगर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो कंपनी ने फॉर्म 19 एनुअल रिटर्न के साथ सबमिट करना है। लिस्टेड एंटिटी के केस में आपने कमीशन को भी एक कॉपी भेजनी है अपनी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की जो डिटेल है। अच्छा जी, सब रेगुलेशन 6, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स शैल ऑथराइज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस और टू एनी अथॉरिटी और एजेंसी पर्सुएंट टू the powers to call for information entrusted by law to such authority or agency and to provide further assistance as may be required, and the name and particulars of such an officer shall be furnished to the registrar along with the declaration specified herein above. तो कंपनी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को या किसी एक डायरेक्टर को ऑथराइज करेगी कि जो रजिस्ट्रार है, जब भी रजिस्ट्रार को कोई ज़रूरत पड़ेगी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, तो रजिस्ट्रार इस कंसर्न पर्सन से वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है, या कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगी तो जिस पर्सन को हम ऑथराइज करेंगे उससे ही वो इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगा। जब आप अपना फॉर्म 19 डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें ये मेंशन करते हैं कि कौन ऑथराइज्ड ऑफिसर है, उसमें किसको बोर्ड ने डिक्लेयर किया हुआ है। Whether prejudice to the provision of Regulation 147, a company shall, to whom necessary information has not been provided by a member in reply to the notice issued under sub-regulation 1, make an application to the Commission in the form and manner specified in Regulation 5 of the Company's Distribution of Dividends Regulations 2017. तो अगर कोई मेंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो आपने कमीशन को लिखना है जी, और क्या फॉर्मेट होगा उसका और किस रेगुलेशंस के तहत लिखना है ये आप देख सकते हैं। कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स रेगुलेशंस 2017। आगे वही अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन लिखी हुई है जी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% या से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रहा हो कंपनी में।
अभी हम चलते हैं, मैं फॉर्म्स दिखा देता हूँ आपको कि फॉर्म्स कैसे होते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे लीव पे कि हमने फॉर्म्स को सबमिट किस तरह करना है. सो दिस इज योर फॉर्म 16. नोटिस टू मेंबर्स फॉर प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर्स. डेट आ जाएगी, बाय पोस्ट या ईमेल है, नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मेंबर का डेट आ जाएगी. नोटिस अंडर रेगुलेशन 48 ऑफ द कंपनीज रेगुलेशन 2024. और ये सारे नोटिस के पर्टिकुलर्स हैं जी, ये आप पढ़ लीजिएगा. 25% शेयर होल्डिंग है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन कर रहा है. तो नीचे वो कह रहा है अकॉर्डिंगली इन केस यू डू नॉट होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द कंपनी योरसेल्फ, प्लीज सबमिट द फॉलोइंग information about the ultimate beneficial owner of the company as defined in the regulations on whose behalf you are holding such interest within 14 days of the date of this notice in accordance with regulations 48(2) of the regulations. Failing with the company will proceed in the matter without further notice as per the provision of the act and regulations. वही सारे पर्टिकुलर्स हैं, नेम, फादर नेम, CNIC, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल, जिस दिन आपने शेयर होल्डिंग एक्सरसाइज की और जिस दिन आप जो हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन गए. इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग का जैसे मैंने आपके बताया कि आप भी शेयर होल्डर हैं, इसके अलावा कोई और कंपनी शेयर होल्डर है इस कंपनी में, जो कंपनी इस कंपनी में शेयर होल्डर है आपकी उस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर बन जाएंगे, क्योंकि आप थ्रू अनदर एंटिटी अगर आप दोनों के शेयर्स कंबाइन किए जाएं तो आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन जाते हैं. अच्छा जी, उसके बाद एनी अदर इंफॉर्मेशन कंपनी जो रिक्वायर कर सकती है, इधर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर आ जाएंगे. पर्सन ऑथराइज टू इशू नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कोई भी हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, व्हाट्सएवर. गवर्नमेंट बॉडी के केस में मैंने आपको बता दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी गवर्नमेंट को भी बताएगी अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में शेयर होल्डर है तो. फॉर्म 17 जो मेंबर्स ने रिप्लाई करना है, नेम आ जाएगा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ जाएगा, प्रेजेंटेड बाय, नेम आ जाएगा उस पर्सन का, आई फिर उसका नाम आ जाएगा, डू सोलमली डिक्लेयर एज फॉलोज, नाम, पासपोर्ट या CNIC नंबर एंड सो ऑन, सारी डिटेल्स आ जाएगी, कंपनी का नेम आ जाएगा, शेयर होल्डिंग आ जाएगी जब उसने कंट्रोल एक्सरसाइज किया और जब वो मेंबर बना, परसेंटेज बता देगा. और ये पर्टिकुलर्स हैं जी, इजी टू फिल है जी. नेम, फादर नेम, CNIC, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल, डेट ऑन विच शेयर होल्डिंग अक्वायर्ड इन द कंपनी, जब वो शेयर होल्डर बना और जिस दिन और जिस डेट पे उसने कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया. और अगर इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है तो ये पर्टिकुलर सारे, सपोज कर लें किसी कंपनी के थ्रू वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर बन रहा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी. सिंपली इस तरह से ये साइन कर देगा. तो ये इजी टू यूज है, अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो आप इजीली इसको फाइल कर सकते हैं. और ये आपने कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, ये बात आप याद रखिएगा. फॉर्म 18 उस पर्पज़ के लिए है कि जब आपकी किसी जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है उसके किसी रिकॉर्ड में कोई चेंज आ जाती है तो जो जो चेंज है वो आपने स्पेसिफाई कर देनी है, बता रहे हैं किस डेट को कब से चेंज आ रही है और ये चेंज सब्जेक्ट टू विच पर्पजेज है, तो ये आपने बता देनी है. तो जिस भी पर्टिकुलर में चेंज आ रही है, सपोज शेयर होल्डिंग में चेंज आ गई है तो वो आपने बता देनी है. आपकी कंट्री रीजन में चेंज आ गया, एड्रेस में चेंज आ गया, ईमेल एड्रेस में चेंज आ गया, तो जो भी चेंज आ रही है वो आपने बता देनी है. जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर होगा उसने बतानी है. कोई नया मेंबर ऐड हो गया, ये देखें, नेम ऑफ द न्यू अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, तो या तो कोई नया मेंबर आ सकता है, पुराने मेंबर्स की शेयर होल्डिंग की परसेंटेज इनहेंस हो सकती है और कोई बाकी चेंजेस आ सकती हैं, तो ये आपने बता देनी है. ऐसे ही इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग के केस में भी किसी कंपनी में, किसी LLP में, किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी फॉरेन एंटिटी में आपकी शेयर होल्डिंग है तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी. सिंपली साइन कर देने हैं, डेट आ जाएगी, ईयर आ जाएगा, और ये जो अंडरटेकिंग है, ये जो डिक्लेरेशन है जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है उसने कंपनी को सबमिट कर देनी है. कंपनी फॉर्म 16 इशू करेगी, उसके बाद फॉर्म 17 कंपनी को देगा मेंबर जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, और फॉर्म 18 अगर ड्यूरिंग द ईयर को चेंज आ गया तो वो देगा. उसके बाद जी ये फॉर्म 19 आपका डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017. तो ये फॉर्म 19 सबमिट करना है हमने, सिर्फ हमने फॉर्म 19 सबमिट करना है SECP को.
तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी खुद ही फुलफिल हो जाएंगी, खुद ही सिस्टम ऑटो जनरेटेड ही फिल कर देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फी पेमेंट डिटेल्स, चलान नंबर, अमाउंट नंबर, ये ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। कंप्लाइंस अगेंस्ट नोटिस इशूड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ रेगुलेशंस 48। तो मैंने आपको जैसे रेगुलेशन 48 बताया था कि कंपनी नोटिस इशू करेगी उन मेंबर्स को जिनकी शेयर होल्डिंग जो है 25% या इससे ज़्यादा है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है। The company in month has issued a notice as per Form 16 to every member directly holding at least 25% of shares or voting rights in the company, or to the representative of every legal person or legal arrangement which hold at least 25% of shares or voting rights in the company, to obtain information of its ultimate beneficial owners in compliance with sub-regulation 1 of Regulation 48। तो कंपनी ने नोटिस इशू करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एज पर फॉर्म 16 जो है आप नोटिस इशू करोगे। टोटल नंबर ऑफ नोटिस इशूड इज, सपोज कर लें कि एक कंपनी में 2 मेंबर हैं, वो 50-50% शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, तो 2 नोटिस इशू होंगे। एक कंपनी में 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर्स जो हैं वो 40% शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, और तीसरा मेंबर जो है उसके पास 20% है, तो फिर भी दो दो जो नोटिस हैं वो इशू होंगे। अब कंपनी किस मंथ में नोटिस इशू करेगी? सपोज कर लें कि हमारा जो फॉर्म है, हमारा फॉर्म ए जो है वो जाता है अक्टूबर के मंथ में, तो हम मंथ ऑफ अक्टूबर कर देंगे। अगर हम एनुअल फॉर्म कर रहे हैं तो अक्टूबर कर देंगे इसको, इधर अक्टूबर आ जाएगा आपका, क्योंकि हमारा जो फॉर्म ए है उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 28 अक्टूबर, विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इधर इधर अक्टूबर आ जाएगा। इधर यस या नो सेट करना है तो यस कर देना है। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म जब फाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली यस हो रहा होगा। जब हम इधर नंबर ऑफ नोटिस इशूड और ये मंथ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट हो रहा होगा। आगे वो कह रहा है कि कंपनी हैज रिसीव्ड डिक्लेरेशन एज पर फॉर्म 17 फ्रॉम द मेंबर्स पर्सन्स टू हुम नोटिस हैव बीन इशूड एज रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 48। तो जो मेंबर्स हैं उन्होंने एज पर फॉर्म 17 जो है कंपनी को रिस्पॉन्स सबमिट करना है। Total number of members directly holding at least 25% of shares or voting rights in the company, and representative of legal persons or legal arrangements holding 25% of shares or voting rights in the company as of the date of Form 19। तो इधर वो बता रहा है कि कितने पर्सन है जो 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल मेंबर हो या अगर कोई कंपनी है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या लीगल अरेंजमेंट होगा कोई। तो जैसे हमने इधर 2 लिखा, 2 मेंबर्स थे तो इधर भी 2 ही हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स आर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस इशूड। अगर 2 ने ही आपको रिप्लाई कर दिया तो आप 2 लिख देंगे इधर। तो आपने अपने बैक एंड पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है और इधर आपने जितने नोटिस इशू किए हैं आपने उतना ही बताना है कि उतने ही मेंबर्स ने हमें जो फॉर्म 17 है वो दे दिया। नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव फेल्ड टू सबमिट द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस इशूड इज 0। सब ने ही हमें जो है नोटिस का रिस्पॉन्ड दे दिया, सब ने ही फॉर्म 17 फाइल कर दिया, ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। द कंपनी हैज नोटेड एक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन्स wide declaration as per Form 17 in our register of ultimate beneficial owner as specified under sub-regulation 4 of the Regulation 48 and in compliance with the provisions of subsection 2 of Section 123 of the Act। वो कंपनी को जो Form 17 रिसीव हुए हैं मेंबर्स से जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जो 25% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, वो कंपनी ने उनके पर्टिकुलर्स एक्यूरेटली अपने पास अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लिए, तो ये यस हो जाएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा इसको। The board of the directors has authorized its chief executive officer or any of its directors or officers to provide the information required under sub-regulation 6 of the Regulation 48 to the registrar or any other authority or agency pursuant to the powers to call for information entrusted by law to such authority or agency and to provide further assistance as may be required। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज किया हुआ है कि वो रजिस्ट्रार को या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो ये यस होगा। और हम किसी डायरेक्टर की या चीफ एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन भी देंगे, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका CNIC नंबर। तो ये देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करना है और हमने उसकी सारी डिटेल्स देनी है। द कंपनी हैज नॉमिनेटेड द फॉलोइंग ऑफिसर एज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 48। नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, CNIC नंबर, सेल नंबर, ईमेल,
उसका रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर ये येस होगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 2 आर चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स इन टर्म ऑफ सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशंस 48। तो अगर कोई चेंज आ रही है तो ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये आप फुलफिल करेंगे। बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। The company has received during the year declaration filed by the new members in Form 17 or declaration for changes in the beneficial owners or controlling interest from the members in Form 18 as required under Sub-Regulation 2 or Sub-Regulation 3 of Regulation 48 respectively. तो नए members आए हैं वो Form 17 देंगे और अगर किसी existing members की अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई चेंज आ रही है किसी भी टाइप की, जैसे हमने देख लिया कि न्यू शेयर होल्डिंग है या किसी और पर्टिकुलर्स में चेंज आ गया, एड्रेस में चेंज आ गया, ईमेल में चेंज आ गया, व्हाट्सएवर, तो वो फॉर्म 18 सबमिट करेगा और न्यू मेंबर जो है वो फॉर्म 17 देगा। आगे वही कि कंपनी ने जो पर्टिकुलर्स हैं, कंपनी को जो फॉर्म 17 और फॉर्म 18 रिसीव हुए थे वो कंपनी ने एक्यूरेटली उनके पर्टिकुलर्स अपडेट कर दिए अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स के, तो येस हो जाएगा। तो आगे फिर वही आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करेंगे कि वो अगर कोई रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन कॉल करें या कोई अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन कॉल करे तो ये बंदे जो हैं ये ऑथोराइज होंगे उनके सामने प्रेजेंट होने के लिए या उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर इसको हम येस करेंगे तो नीचे जो हमने ऑफिसर नॉमिनेट किया हुआ है उसकी डिटेल बतानी है, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, सेल नंबर, CNIC, ईमेल, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। और सिंपली ये डिक्लेरेशन है कि जो भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड करेक्टेड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन consonance with the record as maintained by the company and nothing has been concealed and hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars and notifications whichever is applicable। आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड फेयर है, जो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है और एज पर रेगुलेशंस है। ऑथराइज्ड ऑफिसर का नेम आ जाएगा, सिग्नेचर्स आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो ऑथराइज्ड ऑफिसर तो ऑटोमेटिकली उधर आ रहा होगा और डेट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है डिजिटल फॉर्म फाइल करने के लिए। अच्छा जी, अभी इसके बाद चलते हैं हम SCCP की वेबसाइट पे और देखते हैं कि हम अपना जो फॉर्म 19 है उसको किस तरह फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे चलते हैं, इधर आप सर्च करेंगे SCCP लीप और जो आपके पास पहला लिंक आएगा आप इस पर क्लिक करके SCCP की वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे और जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे उनको यूज करते हुए आप लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा जी, तो लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूं। अच्छा जी, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास ये लीव का डैशबोर्ड आ गया। सबसे ऊपर आपके पास आ रहा होगा जी ओवरव्यू, नेम रिजर्वेशंस, माय पेंडिंग इनकॉर्पोरेशंस, माय कंपनी /LLPs, माय प्रोसेसेस। नेम रिजर्वेशन से मुराद कि आपने एक कंपनी का नेम रिजर्व किया हुआ है, कोई पेंडिंग इनकॉर्पोरेशन नहीं आ रही, कोई आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस नहीं इनिशिएट किया हुआ। माय कंपनी /LLPs, जितनी कंपनीज में आप मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो इधर आ रही होंगी। तो जनाब जिस पर्सन के लॉगिन से मैं फॉर्म 19 सबमिट कर रहा हूँ ये 3 कंपनीज में, यहाँ तो शेयर होल्डर होगा, यहाँ डायरेक्टर होगा, यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। और माय प्रोसेसेस, मैंने 8 प्रोसेसेस किए हुए इन 3 कंपनीज के, जिसमें फॉर्म A होगा, फॉर्म 19 होगा, फॉर्म 9 होगा, व्हाट्सएवर। तो जनाब हमारा कंसर्न होगा जी डू इट नाउ। डू इट नाउ में सबसे पहले आ रहा जी रिजर्व LLP/कंपनी नेम, उसके बाद आ रहा जी स्टार्ट LLP/कंपनी और लास्ट पे आ रहा जी फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो जनाब हमारा कंसर्न होगा फाइलिंग एंड कंप्लायंस के साथ। तो ये जो फाइलिंग एंड कंप्लायंस का टैब आ रहा है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा जी, तो जनाब इस पर क्लिक कर लेता हूं। अच्छा जी, जैसे मैंने फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक किया मेरे पास जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी कंपनीज में मैं डायरेक्टर, शेयर होल्डर या चीफ एग्जीक्यूटिव था वो मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गई। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लीज सेलेक्ट LLP/कंपनी टू स्टार्ट इट्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस। आगे वो कह रहा है कि काइंडली एक कंपनी सेलेक्ट करें जिसकी आपने फाइलिंग एंड कंप्लायंस स्टार्ट करनी है। तो जनाब जिस पर्सन के क्रेडेंशियल्स लगा के मैंने लॉगिन किया हुआ ये 3 कंपनीज में डायरेक्टर है, ये देखें जी 3 कंपनीज आ रही हैं। अब हमने कोई एक कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसकी फाइलिंग स्टार्ट करनी है। तो जनाब जैसे ही मैं किसी एक कंपनी को सेलेक्ट कर लूंगा ये नीचे जो मेरे पास प्रोसीड का बटन है ये ब्लू हाईलाइटेड हो जाएगा। अभी ये देखें प्रोसीड का बटन काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं किसी एक कंपनी को सेलेक्ट कर लूंगा ये मेरे पास जो प्रोसीड का बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जनाब मेरे पास कंपनी का नेम आ रहा होगा, जो भी आपकी कंपनी का नेम है, ABC, सपोज कर ले ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो जनाब ये मेरे पास कंपनीज आ रही है, उसके आगे कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि क्वीन नंबर जो है वो आ रहा होगा और ये कंपनी के स्टार्ट पे राउंड सर्कल आ रहा है। ये तीनों कंपनीज का स्टार्ट पे आपके राउंड सर्कल आ रहा होगा। तो हमने क्या करना है कि जिस भी कंपनी की आपने फाइलिंग करनी है, चाहे कंपनी 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, तो जनाब उस कंपनी के नेम से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा है आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जनाब इस पे सिंपली क्लिक करके इस कंपनी को सेलेक्ट कर लूंगा। तो जनाब इस राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने कंपनी के नाम से पहले राउंड सर्कल पे क्लिक किया मेरा जो प्रोसीड का बटन है ये ब्लू हाईलाइटेड हो गया।
तो जनाब इसके बाद सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा जी। तो प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूं। अच्छा जी, जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया ये मुझे कंपनी के ऑल अवेलेबल प्रोसेसेस पे ले आया। तो जनाब सबसे पहले कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा। फिल वक्त मैं खड़ा हूं जी डैशबोर्ड पे। उसके बाद आ रहा है जी LLP/कंपनी सर्विसेज। LLP/कंपनी सर्विसेज डिफाइन करता है कि इस कंपनी ने कितने प्रोसेसेस सबमिट किए हुए। और एंड पे आ रहा था जी कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में आ रहा होगा कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, इसका CRO कौन सा है, एड्रेस, किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई, बिजनेस नेचर, ये सारी डिटेल्स आ रही होती है। तो जनाब हमने रहना है डैशबोर्ड पे। ये देखिए जी आपका जो डैशबोर्ड है ये ब्लू हाईलाइटेड है। इस डैशबोर्ड के नीचे आपके सारे अवेलेबल प्रोसेसेस आ रहे हैं। और ये जो आपके अवेलेबल प्रोसेसेस है इसके 3 कॉलम बने होंगे। ये देखें जी फाइलिंग प्रोसेसेस है, उसके बाद इवेंट बेस्ड फाइलिंग और लास्ट पे लाइसेंसिंग आ रहे हैं। और ये आपके 3 कॉलम्स आ रहे हैं। और हमारा कंसर्न होगा जी इवेंट बेस्ड फाइलिंग के साथ। और तो जनाब जो आपकी एनुअल यूबीओ डिक्लेरेशन है वो आपकी एनुअल फाइलिंग के अंदर आ रही होगी। और जो आपका एनुअल फाइलिंग वाला ऑप्शन है वो इवेंट बेस्ड फाइलिंग के एंड पे आ रहा होगा। तो जनाब नीचे जाने के लिए देखे साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है। तो इस स्क्रॉल बार को पकड़ के एंड पे चलूंगा जी। तो एंड पे चलता हूं। तो जनाब जैसे ही स्क्रॉल बार को पकड़ के मैं नीचे आया मेरे पास आ गया जी पीरियोडिक फाइलिंग और उसके बाद आ रहा जी एनुअल फाइलिंग। तो आपकी जो यूबीओ डिक्लेरेशन है वो होगी एनुअल फाइलिंग के अंदर। तो जनाब सिंपली एनुअल फाइलिंग पे क्लिक करूंगा जी। तो एनुअल फाइलिंग पे क्लिक कर लेता हूं। अच्छा जी, जैसे मैंने एनुअल फाइलिंग पे क्लिक किया तो जो भी कंपनी की एनुअल कंप्लायंस होती है, जो भी एनुअल फॉर्म्स जाते हैं कंपनीज के, वो ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आ रहे हैं जी एनुअल अकाउंट्स। तो जनाब हमारे केस में एनुअल अकाउंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जनाब उसके बाद आ रहा है जी एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में आपका फॉर्म ए और फॉर्म 9 आ रहा होगा। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जी, आप वो देख सकते हैं। ग्लोबल रजिस्टर अंडर सेक्शन 452। तो जनाब ग्लोबल रजिस्टर अंडर सेक्शन 452 ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी कंपनीज के बारे में है जिनकी फॉरेन कंपनीज में शेयर होल्डिंग है। आपका एक शेयर होल्डर है, उसकी फॉरेन कंपनी में 10% या उससे एक्सीडिंग शेयर होल्डिंग है, तो उस केस में आपने ग्लोबल रजिस्टर अंडर सेक्शन 452 सबमिट करना है। और एंड पे आ रहा है जी यूबीओ डिक्लेरेशन। हमारा कंसर्न है जी यूबीओ डिक्लेरेशन के साथ। तो जनाब ये लास्ट में जो कॉलम आ रहा है आपके पास यूबीओ डिक्लेरेशन, इसको फॉलो करते हुए हम अपना फॉर्म 19 सबमिट करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपके पास आ रहे होंगे ईयर। ये देखें जी 2024 से 2025 और 2025 से 2026। अगर ये कंपनी 2020 में बनी होती तो जनाब 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22 एंड सो ऑन इस तरह चलता आ रहा होता। लेकिन ये 2024 से 2025 इसलिए शो कर रहा है कि ये कंपनी बनी ही 2025 में। ये कंपनी बनी है जी 2025 के स्टार्ट पे। तो जनाब ये इस वजह से इधर आ रहा है मेरे पास 2024 से 2025। और ये जो लास्ट ईयर है ये देखें जी 2025, ये आपका ईयर डिफाइन कर रहा है कि आपने किस ईयर की फाइलिंग करनी है। अगर इधर आ रहा था 2023 से 2024 तो इसका मतलब ये था कि ये 2024 के फॉर्म्स को डिफाइन कर रहा है। अभी ये 2024 से आ रहा है 2025 तो इसका मतलब ये है कि ये 2025 के फॉर्म्स को डिफाइन कर रहा है। अगर हमने 2025 के फॉर्म सबमिट करनी है तो हम 2024 से 2025 वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको सेट करेंगे। इसके बाद आ रहा है जी 2025 से 2026। तो जनाब 2025 टू 2026 से मुराद ये है कि जब हमने 2026 की फाइलिंग करनी है तो हमने 2026 के आगे जो प्रोसेसेस आ रहे हैं ये हमने सेलेक्ट करने। यूजुअली 2024 से 2025 इस वजह से लिखा हुआ है कि 99.9% कंपनीज के केसेस में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून होता है। अब अगर मेरी कंपनी 2025 में बनी है और मैंने फाइलिंग 2024 से 2025 की करनी है तो उससे मुराद ये है कि जो मेरी कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025। तो इस वजह से इधर 2024 से 2025 लिखा हुआ है। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो एंड वाला ईयर होगा, जैसे ये 2024 के बाद 2025 आ रहा है, यही आपके फाइलिंग ईयर को डिफाइन कर रहा है। अगर मैंने 2025 की फाइलिंग करनी है तो जनाब मैंने इसको कंसीडर करना है 2025 को। अभी मैंने फाइल करना है जी यूबीओ डिक्लेरेशन, एनुअल फाइलिंग जो यूबीओ की है जिसको आप फॉर्म 19 कहते हैं। तो ये देखें जी एनुअल अकाउंट्स भी मेरे सबमिट नहीं हुए, स्टार्ट फाइलिंग का कह रहा है। एनुअल रिटर्न भी मेरी सबमिट नहीं हुई। ग्लोबल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 452 ये भी मेरा सबमिट नहीं हुआ। और लास्ट भी आ रहा है जी यूबीओ डिक्लेरेशन, ये भी मेरी सबमिट नहीं हुई। अगर ये मेरा यूबीओ डिक्लेरेशन सबमिट हुआ होता या कोई प्रोसेस सबमिट हुआ होता तो इधर आ रहा होता फाइलिंग कंप्लीटेड और ये इधर ग्रीन में हाईलाइटेड होता। अभी ये देखे उधर आ रहा है जी नॉट फाइल्ड, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोसेस मैंने सबमिट नहीं किया हुआ। और नीचे आ रहा है जी स्टार्ट फाइलिंग। तो जनाब अगर मैंने फॉर्म 19 सबमिट करना है, फॉर्म 19 का फॉर्म ओपन करना है, तो ये जो स्टार्ट फाइलिंग आ रहा है सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। तो जनाब इस पे क्लिक कर लेता हूं जी स्टार्ट फाइलिंग पे। अच्छा जी, जैसे मैंने स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक किया मेरे पास यूबीओ डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हो गया। ये देखें जी फाइलिंग फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल यूबीओ, जो आपका एनुअल अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो ओपन हो गया, जिसको आप फॉर्म 19 भी कहते हैं। सबसे पहले आ रहा जी आपके पास एप्लीकेशन आईडी। एससीसीपी में जो भी आप प्रोसेस सबमिट करेंगे उसकी यूनिक एप्लीकेशन आईडी होगी, चाहे वो फॉर्म ए है, चाहे वो फॉर्म 9 है, चाहे फॉर्म 19 है,
चाहे फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स है, व्हाट्सएवर, जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे, हर प्रोसेस की यूनिक एप्लीकेशन आईडी होगी। तो जनाब ये एप्लीकेशन आईडी आपके फॉर्म 19 को मार्क हो गई है। उसके बाद आ रहा है जी रीसेट एप्लीकेशन। अगर आपने यूबीओ डिक्लेरेशन का फॉर्म ड्राफ्ट कर लिया लेकिन आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो जनाब आप रीसेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है दोबारा से जीरो से ओपन हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन ऐसे ही कंसीडर होगी जैसे आपने कोई चेंजेस नहीं की, और दोबारा से आपकी एप्लीकेशन जो है रीसेट होकर ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाह रहे हैं या रिव्यू करना चाह रहे हैं तो जनाब सिंपली आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जनाब मैं रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कर लेता हूं। वो कह रहा है जी रिव्यू स्टैट्यूटरी फॉर्म। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फॉर्म 19 है ये आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जनाब एक नई विंडो में ये लीव के साथ एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और आपका जो फॉर्म 19 है ये उधर ओपन हो जाएगा जी। तो जनाब इसे क्लोज कर लेता हूं। सेव, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा जनाब जो भी डाटा आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट से मुराद है आपके जो टैब्स हैं ये चेंज होते जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं जी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर पे। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ये चला जाएगा डिटेल्स ऑफ यूबीओ पे एंड सो ऑन। अगर आप दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जनाब ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी पे चला जाएगा। और जैसे ये सारे टैब्स आप फिल कर लेंगे तो ये जनाब आपका जो सबमिट का बटन है ये ब्लू में हाईलाइटेड हो जाएगा। अभी देखें जी हम खड़े हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर पे और ये देखें आपका व्हाइट हाईलाइटेड है और इसके सामने एरो बना हुआ है। एरो से मुराद ये है कि इस टैब में आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ये देखें जिन टैब्स के आगे टिक लगा हुआ है ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वाला टैब आपका टिक है, आप इसको क्लिक करें या ना करें, आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेनी है या नहीं लेनी, ये आपका फॉर्म टिक ही है जी। उसके बाद रिव्यू एंड अप्लाई पिन वाला जो टैब है ये भी आपका टिक है। अब जिन टैब्स के आगे एरो का साइन बना हुआ है जनाब इसमें आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। तो जनाब वन बाय वन जिन टैब्स के आगे एरो का साइन बना हुआ है उनमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो जनाब सबसे पहले मैं खड़ा हूं जी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर के ऊपर। सबसे पहले वो कह रहा है जी फिल दी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर फर्स्ट टू प्रोसीड। तो ये देखिए जनाब जिस भी टैब पे आप जाएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी, मतलब कि उसके सामने एरो आ रहा होगा तो उसके हिसाब से ऊपर जो है मिसिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल आ रही होगी, कौन सी आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो जनाब सबसे पहले वो कह रहा है कि बेनिफिशियल ओनर की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट करें। सबसे पहले आ गया जी यूपीओ डिक्लेरेशन फॉर ईयर। तो जनाब हम 2024 से 2025 यानी कि 2025 की यूपीओ डिक्लेरेशन फाइल करें। उसके बाद जनाब नीचे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैंने आपको फॉर्म 19 का ड्राफ्ट भी दिखाया। तो वो कह रहा है जी कंपनी हैज इश्यूड अ नोटिस एज पर फॉर्म 16 टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स इन कंप्लायंस विद सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 48। अच्छा जी जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें वो पूछा है कि क्या कंपनी ने तमाम मेंबर्स को एज पर फॉर्म 16 जो है नोटिस इशू कर देंगे, क्योंकि फॉर्म 16 में हम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करते हैं स्टेक होल्डर से एज पर रेगुलेशन 48 ऑफ द कंपनीज रेगुलेशन 2024। तो जनाब इसको आपने करना है यस कि कंपनी ने तमाम मेंबर्स को एज पर फॉर्म 16 नोटिस इशू कर दिए। अच्छा जी सबसे पहले आ रहा है जी डेट ऑफ नोटिस इशुएंस टू मेंबर्स कि किस डेट को आपने फॉर्म 16 जो है मेंबर्स को इशू किया। तो जनाब आपने एक बात याद रखनी है कि जो कंपनी के एनुअल रिटर्न है